आज के इस लीगल वीडियो के टॉपिक में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत आने वाली धाराओं अर्थात धारा 111 से धारा 209 तक का संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला आता है अध्याय 8। अध्याय 8 के अंतर्गत जो टॉपिक है उसका नाम है कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और संपहरत के लिए प्रक्रिया। यह धारा 111 से शुरू होता है। धारा 111 में परिभाषाएं बताई गई हैं। धारा 112 में भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। धारा 113 में भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। धारा 114 में बताया गया है व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता। धारा 115 में बताया गया है संपत्ति की कुर्की या संपहरण के आदेशों के संबंध में सहायता। धारा 116 में बताया गया है विधि विरुद्ध या अर्जित संपत्ति की पहचान करना। धारा 117 में बताया गया है संपत्ति का अभिग्रहण या कुर्की। धारा 118 में बताया गया है इस अध्याय के अधीन अभिग्रहित या संपहरित संपत्ति का प्रबंध। धारा 119 में बताया गया है संपत्ति के संपहरण की सूचना। धारा 120 में बताया गया है कतिपय मामलों में संपत्ति का संपहरण। धारा 121 में बताया गया है संपहरण के बदले जुर्माना। धारा 122 में बताया गया है कुछ अंतरणों को अकृत और शून्य होना। धारा 123 में बताया गया अनुरोध पत्र की बाबत प्रक्रिया। धारा 124 में बताया गया है इस अध्याय का लागू होना। अगला अध्याय आता है अध्याय 9। अध्याय 9 के अंतर्गत टॉपिक उसका नाम है परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। यह धारा 125 से शुरू होता है। धारा 125 में बताया गया है दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। धारा 126 में बताया गया है अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। धारा 127 में बताया गया है कतिपय मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 128 में बताया गया है संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 129 में बताया गया है अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 130 में बताया गया है आदेश का दिया जाना। धारा 131 में बताया गया है न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। धारा 132 में बताया गया है ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है। धारा 133 में बताया गया है समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी। धारा 134 में बताया गया है व्यक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने का आसक्ति। धारा 135 में बताया गया है इत्तला की सच्चाई के बारे में जांच। धारा 136 में बताया गया है प्रतिभूति देने का आदेश। धारा 137 में बताया गया है उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तला दी गई है। धारा 138 में बताया गया है जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ। धारा 139 में बताया गया है बंद पत्र की अंतर वस्तुएं। धारा 140 में बताया गया है प्रतिभूओं को अस्वीकार करने की शक्ति। धारा 141 में बताया गया है प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। धारा 142 में बताया गया है प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति। धारा 143 में बताया गया है बंद पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति। अगला अध्याय आता है अध्याय 10। अध्याय 10 के अंतर्गत टॉपिक उसका नाम है पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। यह धारा 144 से शुरू होता है। धारा 144 में बताया गया है पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। धारा 145 में बताया गया है प्रक्रिया। धारा 146 में बताया गया है भत्ते में परिवर्तन। धारा 147 में बताया गया है भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। अगला आता है अध्याय 11। अध्याय 11 के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। इसके अंदर आता है क्या पॉइंट। क्या पॉइंट है विधि विरुद्ध जमाव। यह धारा 148 से शुरू होता है। धारा 148 में बताया गया है सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। धारा 149 में बताया गया है जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। धारा 150 में बताया गया है जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल के कतिपय अधिकारियों की शक्ति।
धारा 151 में बताया गया है धारा 148, धारा 149 तथा धारा 150 के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण। ख पॉइंट के अंतर्गत आता है लोक न्यूसेंस। यह धारा 152 से शुरू होता है। धारा 152 में बताया गया न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। धारा 153 में बताया गया आदेश की तामील या अधिसूचना। धारा 154 में बताया गया है जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करे या कारण दर्शित करे। धारा 155 में बताया गया है धारा 154 का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति। धारा 156 में बताया गया है जहां लोक अधिकारी के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां प्रक्रिया। धारा 157 में बताया गया है व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 152 के अधीन कोई आदेश दिया गया है वहां कारण दर्शित करने के लिए प्रक्रिया। धारा 158 में बताया गया है स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। धारा 159 में बताया गया मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति। धारा 160 में बताया गया आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। धारा 161 में बताया गया है जांच के लंबित रहने तक व्यादेश। धारा 162 में बताया गया है मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। अगला पॉइंट है ग पॉइंट। ग पॉइंट के अंतर्गत टॉपिक उसका नाम है न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले। यह धारा 163 से शुरू होता है। धारा 163 में बताया गया न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। अगला टॉपिक है घ पॉइंट। घ के अंतर्गत जो टॉपिक उसका नाम है स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद। यह धारा 164 से शुरू होता है। धारा 164 में बताया गया है जहां भूमि या जल से संबंध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया। धारा 165 में बताया गया है विवाद की विषय वस्तु का कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। धारा 166 में बताया गया है भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंध विवाद। धारा 167 में बताया गया है स्थानीय जांच। अगला आता है अध्याय 12। अध्याय 12 के अंतर्गत टॉपिक उसका नाम है पुलिस का निवारक कार्य है। यह धारा 168 से शुरू होता है। धारा 168 में बताया गया पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। धारा 169 में बताया गया है संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तला। धारा 170 में बताया गया संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। धारा 171 में बताया गया लोक संपत्ति की हानि का निवारण। धारा 172 में बताया गया व्यक्तियों का पुलिस के युक्त निर्देशों के अनुरूप बाध्य होना। अगला आता है अध्याय 13। अध्याय 13 के अंतर्गत टॉपिक उसका नाम है पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां। यह धारा 173 से शुरू होता है। धारा 173 में बताया गया है संज्ञेय मामलों में इत्तला। धारा 174 में बताया गया असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला और ऐसे मामलों का अन्वेषण। धारा 175 में बताया गया है संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। धारा 176 में बताया गया अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। धारा 177 में बताया गया रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। धारा 178 में बताया गया है अन्वेषण का प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। धारा 179 में बताया गया है साक्ष्यों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। धारा 180 में बताया गया पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। धारा 181 में बताया गया पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग। धारा 182 में बताया गया है कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना। धारा 183 में बताया गया है संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना। धारा 184 में बताया गया है बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा। धारा 185 में बताया गया है पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। धारा 186 में बताया गया पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। धारा 187 में बताया गया है जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया। धारा 188 में बताया गया है अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट। धारा 189 में बताया गया है जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त को छोड़ा जाना। धारा 190 में बताया गया है जब साक्ष्य पर्याप्त हैं तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। धारा 191 में बताया गया है परिवादी और साक्षियों से
पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना। धारा 192 में बताया गया है अन्वेषण में कार्रवाइयों की डायरी। धारा 193 में बताया गया है अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। धारा 194 में बताया गया है आत्महत्या आदि पर पुलिस की का जांच करना और रिपोर्ट देना। धारा 195 में बताया गया है व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। धारा 196 में बताया गया है मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। अगला आता है अध्याय 14। अध्याय 14 के अंतर्गत टॉपिक उसका नाम है जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। यह धारा 197 से शुरू होता है। धारा 197 में बताया गया है जांच और विचारण का मामूली स्थान। धारा 198 में बताया गया है जांच या विचारण का स्थान। धारा 199 में बताया गया है अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला। धारा 200 में बताया गया है जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहां विचारण का स्थान। धारा 201 में बताया गया है कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान। धारा 202 में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के साधनों तथा पत्रों द्वारा किए गए अपराध। धारा 203 में बताया गया है यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। धारा 204 में बताया गया है एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। धारा 205 में बताया गया है विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। धारा 206 में बताया गया है संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। धारा 207 में बताया गया है स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति। धारा 208 में बताया गया है भारत से बाहर किया गया अपराध। धारा 209 में बताया गया है भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।